ये एक किडनैप का केस था। एक ऐसा केस जिसने पुलिस के होश उड़ा रखे थे। किडनैप हुआ था राजस्थान के जयपुर में और फिरौती के लिए किडनैपर्स ने इंटरनेट कॉल किया था। इसने जब उस इंटरनेट कॉल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा कि वो कॉल इंडोनेशिया से किया गया था। अब पुलिस इस बात को लेकर हैरान थी कि क्या ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी कि अगर इंडोनेशिया से ये कहा गया कि 25 लाख रुपए वहां के किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो पुलिस ना रुपए बरामद कर पाएगी और अपराधियों तक पहुंचने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी। आखिर क्या था ये माजरा, ये पूरी कहानी इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूथ से जुड़ी हुई कहानियां जिसका टाइटल है जेएनजी क्राइम फाइल्स। इसमें हम पड़ताल करेंगे कि आखिर हमारे आज के यूथ, आज के नाबालिग बच्चे भी हिंसक होते जा रहे हैं। क्यों? ये कैसा जुनून है कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। कुछ इन्हीं सारे सवालों को आपके सामने ये कहानी रखेगी। ये कहानी ना सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की। सीताराम माहेश्वरी, जिनके जयपुर में कई शोरूम थे साड़ी के, कपड़ों के, एक पूरी अच्छी फैमिली थी। घर में उनकी मां, उनकी पत्नी, 3 बच्चे, बड़ी बेटी थी, 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो था वो अभी जूनियर कॉलेज में था। इसी साल जूनियर कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। रोहन नाम था उसका। लेकिन वो बहुत ही जिद्दी था और हर बात की फरमाइश करना उसकी आदत थी। हर बात को जिद करके मनवा लेना उसकी आदत थी। 13 जून 2026 शनिवार का दिन था। रोहन अपने किसी दोस्त बंटी से मिलने गया हुआ था और दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई और जब वो नहीं लौटा तो घर के लोग परेशान होने लगे। उधर अपना शोरूम बंद करने के बाद सीताराम माहेश्वरी भी घर वापस आ चुके थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उसका कोई पता नहीं है। इन्होंने फोन लगाना शुरू किया, फोन भी नहीं लगा। फिर इन्होंने बंटी को फोन लगाया। दूसरी तरफ बंटी ने फोन उठाया और बंटी ने बताया कि वो तो 10:30 बजे ही निकला है। हाँ, अभी तक 10 मिनट में उसको घर पहुंच जाना चाहिए। अभी 11:30 होने को आए, घर नहीं पहुंचा। आखिर गया कहां? बंटी भी ये सुनकर परेशान होता है और सीताराम माहेश्वरी, उनकी पत्नी, बुरी तरह परेशान होने लगते हैं कि आखिर रोहन कहां रह गया, वापस क्यों नहीं लौटा। और तभी उनके पास एक फोन आता है, इंटरनेट कॉल, जिसे ये रिसीव करते हैं और दूसरी तरफ से घरघराती सी आवाज में कहा जाता है कि रोहन उनके कब्जे में है। ये परेशान हो उठते हैं। अब ये पूछते हैं कि क्या चाहते हो तुम? और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि 25 लाख रुपए फिरौती दे, तुरंत पैसे का इंतजाम कर लो। कल सुबह तुम्हें दोबारा फोन किया जाएगा और शाम तक अगर पैसे नहीं मिले तो फिर अपने बच्चे की लाश आकर ले जाना। अब ये बुरी तरह परेशान हो उठते हैं, करें तो क्या करें। सीताराम माहेश्वरी ने अपने दोस्त को फोन किया और दोस्त ने कहा कि लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। उस दोस्त के साथ सीताराम माहेश्वरी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रोहन के किडनैप का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अब पुलिस एक्टिव। पुलिस ने पूछा 21 नंबर से फोन आया था। फोन जब देखा गया तो इंटरनेट कॉल था और पुलिस ने उस कॉल का आईपी एड्रेस जब ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा कि वो कॉल इंडोनेशिया से किया गया था। क्या मतलब था? इंडोनेशिया का कोई ग्रुप यहाँ किडनैप में शामिल था। इस बात को लेकर भी हैरान थी कि जिस तरह इंडोनेशिया से कॉल आया है, अगर किडनैपर ने इंडोनेशिया के ही किसी बैंक अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा तो पुलिस न पैसे बरामद कर पाएगी और ना ही पुलिस के पास वो रास्ता होगा कि वो किडनैपर तक पहुंचे। तो पुलिस ने सीताराम माहेश्वरी से कहा कि कल तक इंतजार कीजिए, कल उनका फोन आए, हम लोग उसका फोन ट्रेस करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। वहां का जो इंस्पेक्टर था उसने अपने साइबर टीम को अलर्ट कर दिया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन फिर किडनैपर का फोन आया और किडनैपर ने कहा कि शाम को 8 बजे हवा महल के पीछे
25 लाख रुपए एक बैग में पहुंचाने हैं। अगर 8 बजे तक वो रुपए नहीं पहुंचे तो 9 बजे जयपुर के किसी भी रास्ते पर उनके बेटे की लाश उन्हें मिल जाएगी। ये बुरी तरह घबरा गए, बोले नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं 8 बजे पहुंचा दूंगा। उधर से कहा गया शाम को पुलिस को बताए बगैर पैसे लेकर सही जगह पर पहुंच जाना। उनकी पत्नी भी बार बार यही कह रही थी कि 25 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, हमारे बेटे से बढ़कर तो नहीं है, 25 लाख रुपए दे दीजिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया, उसने पूछा कि क्या फिर से इंटरनेट कॉल आया था, क्या कहा गया? सीताराम माहेश्वरी ने साफ साफ बहाना कर दिया कि नहीं, उसका फोन आया ही नहीं, पता नहीं क्या है, आप पता लगाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आज शाम तक फोन आ जाए या कल आ जाए, जैसे ही फोन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने अब पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी कि रात को 8 बजे इन्हें 25 लाख रुपए पहुंचाने जाना है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी ये समझ रही थी कि ज्यादातर केस में किडनैपर्स की धमकी के आगे मां बाप झुक जाते हैं और वो पुलिस से इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इंस्पेक्टर ने कुछ पुलिस वालों को सादे लिबास में इनके घर के आसपास लगा रखा था और रात को ठीक 8 बजे ये 25 लाख रुपए एक बैग में लेकर निकले। सीताराम माहेश्वरी अपनी ही गाड़ी से वहां से निकले, इन्हें नहीं मालूम था कि पुलिस पीछे लगी हुई है। बताए हुए जगह पर ये पहुंचे, वहां उन्होंने 25 लाख का बैग रखा और चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल गए। पुलिस पीछे थी। अब पुलिस को इंतजार इस बात का था कि ये 25 लाख रुपए लेने कौन आता है। तभी एक बाइकर वहां पहुंचा जिसने वो बैग उठाया और पुलिस को समझ पाए उससे पहले ही वो बैग लेकर निकल गया। पुलिस ने बाइक का पीछा करने की कोशिश की लेकिन पीछा नहीं कर पाई, लेकिन बाइक का नंबर पुलिस के सामने आ चुका था। अब पुलिस ने तुरंत उस बाइक को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी शुरू करवा दी। पुलिस की नाकेबंदी का फायदा यह हुआ कि एक जगह नाकेबंदी पर वो बाइक पकड़ में आ गई। उसे नहीं पता था कि पुलिस ने उसके बाइक का नंबर नोट किया है। आखिर पुलिस उसे लेकर पुलिस स्टेशन आई और पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ शुरू की कि कहां छुपा कर रखा है उसने रोहन को। रोहन का किडनैप उसने अकेले किया कि और भी लोग उसके इस किडनैपिंग में शामिल थे। पुलिस की पूछताछ से आखिर वो टूट गया और उसने जो बताया वो सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। सीताराम माहेश्वरी को भी इस बात का पता लग चुका था कि पुलिस ने किडनैपर को पकड़ लिया है। सीताराम माहेश्वरी भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें जब पुलिस ने ये सारा मामला बताया तो सुनकर वो भी यकीन नहीं कर पाया। उस बाइकर ने बताया था कि इस किडनैप का प्लान किसी और का नहीं, खुद रोहन का था। रोहन ने ही ये किडनैप करवाया था। रोहन ने ही इस बाइकर से कहा था कि तुम वहां से पैसे लेकर आओगे और उसके एवज में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। उस बाइकर ने पैसे वहां से लिए 25 लाख रुपए और ले जाकर उसी फ्लैट में रोहन के पास रख दिया जहां रोहन रह रहा था। वो किसी कैद में नहीं था, खुला था जहां वो रह रहा था। और वहां ले जाकर 25 लाख रुपए दिए तो उसी में से निकालकर रोहन ने इस बाइकर को 5 लाख रुपए भी दे दिए थे, जो पुलिस बरामद कर चुकी है। अब पुलिस उससे पूछती है कि कौन सी जगह है, कहां छुप के रह रहा है रोहन। सीताराम माहेश्वरी को साथ लेकर पुलिस उस जगह पहुंचती है और वहां पहुंचकर जब उस फ्लैट के अंदर दाखिल होती है देखकर हैरान रह जाती है। रोहन मर चुका है। रोहन का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस और भी परेशान थी, आखिर कौन था इसका कातिल? एक किडनैप हुआ किडनैपर वो खुद था, लेकिन अपना कातिल खुद नहीं हो सकता। तो फिर कातिल था कौन? किसने मारा था रोहन को? पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि रोहन का ये किडनैपिंग का प्लान अकेले का नहीं था। रोहन के साथ जरूर कोई शामिल था। और पुलिस ने रोहन का कॉल लिस्ट चेक करना शुरू किया, उसके कॉल चेक करने शुरू किए। पुलिस को सारी छानबीन और कॉल डिटेल और लगातार की जाने वाली बातचीत, यहां तक कि किडनैपिंग के बाद रोहन ने जिसे फोन किया था वो कोई और नहीं बल्कि था रोहन का दोस्त बंटी। और आखिर पुलिस ने अब बंटी को उठाया और जब बंटी से पूछना शुरू किया तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। एक ऐसी कहानी
जिस पर माँ बाप तो दुखी थे, हैरान थे, बेटा खो चुके थे, वो रो रहे थे, लेकिन ये सारी बातें और भी उनके सोच पर, उनके दिमाग पर मुझे बात करने वाली थी। 2 हफ्ते पहले की वो घटना जो इस किडनैपिंग की बुनियाद बनी। 2 हफ्ते पहले सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे कि वो भी खाना खाने बैठा, लेकिन उसका मूड उतरा हुआ था, चेहरे पर नाराजगी थी। और सीताराम माहेश्वरी ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? रोहन ने कहा कि मुझे आईफोन चाहिए, जबकि उसके हाथ में आईफोन था। सीताराम माहेश्वरी ने कहा कि तुम्हारे पास आईफोन है ना? अब कौन सा आईफोन? कहता है नया मॉडल आ चुका है, आपको पता नहीं है, 8 महीने हो गए इस मोबाइल को लिए हुए, इसी को लेकर मैं कब तक घूमता रहूं? मेरे कॉलेज में आकर देखिए, सारे लड़कों के पास आईफोन का न्यू मॉडल हाथ में है और मैं वही पुराना मॉडल लेके चल रहा हूं। मैंने एक टेबलेट खरीदने के लिए कहा, वो आपने नहीं खरीदा, अब मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब सीताराम माहेश्वरी ने उसे जोर से डांटा और उनके डांटने पर वो गुस्से में खड़ा हो गया। उसने अपना वही आईफोन लिया और नीचे पटक के मारा, आईफोन टूट गया। सीताराम माहेश्वरी भी गुस्से में सामने आए और जोरदार थप्पड़, पहली बार उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था, और वो गुस्से में चिल्लाया हुआ अपने कमरे में चला गया। मां ने किसी तरह बाद में जाकर समझाया, संभालने की कोशिश की, इनको भी समझाया। उस दिन के थप्पड़ ने रोहन को एकदम बागी बना दिया। रोहन कॉलेज भी आता तो बहुत उदास रहता। बंटी के साथ बातचीत शुरू हुई और वो बोला कि मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं, 3-3 शोरूम चल रहे हैं और मैंने एक आईफोन मांगा तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। बंटी कहता है, एक बात बता, तेरे माँ बाप से प्यार तो करते हैं ना? बोला, हाँ करते होंगे, मुझे क्या पता, प्यार करते होते थप्पड़ मारते आईफोन मांगने पे। बंटी ने फिर कहा कि अगर तुझे कुछ हो जाए तो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो क्या वो लोग तेरा इलाज नहीं कराएंगे? रोहन ने कहा कि बिल्कुल कराएंगे। तो बंटी ने कहा, अगर तेरा किडनैप हो जाए तो क्या तुझे बचाने के लिए वो पैसे नहीं देंगे? अगर तेरे माँ बाप इस तरह नहीं देना चाहते तो उस तरह सही हम कर सकते हैं ना, तू अपने ही किडनैप का नाटक कर सकता है। अब ये सुनकर रोहन के भी समझ में आया, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरा किडनैप हो जाए तो मम्मी पापा 5 लाख तो जरूर दे देंगे। बंटी ने रोहन को समझाया कि इस तरह तो वो लोग समझ जाएंगे कि किसी छोटे मोटे किडनैपर का काम है। अगर किडनैप का नाटक करना ये तो बड़ी रकम मांगनी पड़ेगी और किसी और को भी शामिल करना पड़ेगा जो पैसे लेने जाएगा। इंटरनेट कॉल तो मैं करूंगा, तू करेगा। हम लोग ये टेक्निकली फोन कर सकते हैं, फिरौती की रकम की बात कर सकते हैं, लेकिन पैसे लेने के लिए किसी और को रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं ऐसे आदमी। और इस तरह बंटी और रोहन ने मिलकर रोहन के किडनैप का प्लान बनाया। प्लान ये बनाई, 25 लाख रुपए वहां से भागे जाएंगे। इन लोगों ने एक छोटे से गुंडे से भी बात की जिसे ये काम सौंपा कि अगर तुम बैग लाकर हमें देते हो तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। वो इस काम के लिए मान गया और उसके बाद रोहन ने खुद ही अपने किडनैप का नाटक किया। बंटी को ये बात पता लग गई थी कि पुलिस इस मामले में शामिल हो चुकी है। बंटी अंदर से डरा हुआ था और जब सीताराम माहेश्वरी फिरौती के 25 लाख रुपए का बैग वहां रख कर आए थे तो उसी गुंडे ने अपने बाइक से फिरौती की रकम की वो बैग ली और ले जाकर सीधे वहां पहुंचा जहां रोहन था। वह भी सिर्फ रोहन को ही जानता था। बंटी ने उसके बारे में बताया जरूर था, लेकिन उसके साथ जो डील हुई थी वो भी रोहन के थ्रू। बंटी का चेहरा कहीं सामने नहीं था। और जब वो 25 लाख रुपए लेकर वहां पहुंचा तो रोहन ने ईमानदारी से 5 लाख रुपए उसे दे दिए। बंटी और रोहन के बीच यह तय हुआ था कि रोहन 15 लाख रुपए कहीं और रखेगा और 5 लाख रुपए बंटी को देगा। तो अब बंटी के समझ में ये बात आ चुकी थी, वो फंस चुका है। बंटी को टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी जानकारी थी। वो जानता था कि हमने इंटरनेट कॉल कर तो लिया है, लेकिन पुलिस से ये मामला छिपेगा नहीं। पुलिस जैसे ही इंटरनेट कॉल को अच्छी तरह ट्रेस करना शुरू करेगी, उसको पता लग जाएगा कि ये कॉल इंडोनेशिया से नहीं किया गया है बल्कि यहीं से किया गया है और रोहन का नाम सामने आ जाएगा। ऐसी हालत में जब रोहन पकड़ा गया तो बंटी के हाथों में भी हथकड़ी लग जाएगी। और ये सोचकर बंटी अंदर से घबराया हुआ था। वो रोहन से मिलने गया। 20 लाख रुपए उसके सामने पड़े थे और एक साथ 2 बातें थी उसके सामने कि अगर वो
रोहन को मार दे तो पुलिस उस तक नहीं पूछ सकती और 20 लाख रुपए भी उसे मिल जाए। और ये सोचकर उसने तुरंत ही फैसला किया, अंदर गया और अंदर से चाकू निकाल कर लाया और रोहन का गला रेत दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वो प्लेट भी सीताराम माहेश्वरी का ही था, जो कई महीनों से खाली पड़ा था, जिसकी चाबी रोहन लेकर गया था और घर में किसी को पता नहीं था कि उसकी चाबी वो लेकर गया है, वो वही रहा। तो इस तरह बंटी ने रोहन को भी मार डाला और 20 लाख रुपए लेकर वहां से निकल गया। बंटी शहर छोड़कर जाने के फिराक में था, लेकिन आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस सारे मामले का खुलासा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के अंदर ये ब्रांडेड चीजों का जुनून इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि वो किसी भी क्राइम के लिए तैयार हो जा रहे हैं। उनके स्वभाव में अपराध की प्रवृत्ति कहां से आ रही है? यहां सीताराम माहेश्वरी की तो कोई बड़ी गलती नहीं थी। सीताराम माहेश्वरी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, हर जरूरत की चीजें दे रहे थे। 8 महीने पहले उन्होंने उसके जिद पर आईफोन खरीद के दिया था। लेकिन बच्चों के अंदर एक कंपटीशन पैदा हो रहा है, एक दिखावे का शौक पैदा हो रहा है। वो अपने दोस्तों के बीच अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना चाहते हैं। अगर किसी के पास आईफोन 14 है तो वो आईफोन 15 लेना चाहता है, जिसके पास 15 है वो 16 की बात कर रहा है। तो ये जो दिखावे का शौक पनप रहा है, ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ये ब्रांडेड चीजों का शौक, दिखावे का शौक, ये आज की यूथ के दिमाग पर एक गहरा प्रहार कर रहा है और जिसकी वजह से हमारी यूथ, हमारे नाबालिग बच्चे गुमराह हो रहे हैं। तो हमें इस तरह की बातों से उन्हें लगातार सावधान करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो किसी के कहने पर बहकावे में ना आए, वो किसी शौक को, किसी दिखावे को लेकर गुमराह ना हो। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो कम से कम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट के आधार पर ही ये वीडियो किसी और के पास पहुंचेगा। तो कम से कम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है। इसी तरह की यूथ की हुई क्राइम की एक कहानी फिर अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।